हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम फिर से एक बार बात करेंगे एक नए पाठ के ऊपर जिसका नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया। बात पुरानी। यह है 650 साल पुराना घड़सी सर। सर यानी तालाब। अब आपने नाम सुना घड़सी सर, इसमें सर का क्या मतलब है? तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और न जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। मीलों तक फैले इस घड़सी सर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। पर आज घड़सी सर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा घड़सी सर के बारे में, जहाँ पर एक ऐसा अनोखा तालाब बनाया गया था कि वो एक बार भर जाता तो उसका पानी बहकर दूसरे तालाब में जाता, दूसरा भर जाता तो तीसरे में जाता। इस तरीके से 9 तालाब बनाए गए थे और वो 9 तालाब आपस में जोड़े गए थे ताकि पानी व्यर्थ में बहकर पानी को व्यर्थ ना गवाया जाए। बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब बनाया गया, क्योंकि वहाँ पर पानी की और कोई व्यवस्था नहीं होती थी। तो आप ये चित्र में भी देख सकते हैं कि पानी का जो तालाब दिखाया गया है, इसके चारों तरफ घाट बना रखे हैं, स्कूल या कोई बिल्डिंग्स हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि स्कूल भी था, वहाँ पर बरामदे भी थे, कमरे भी थे, लोग बैठते थे, चर्चा करते थे आपस में, या और कोई प्रोग्राम भी वहाँ पर होते थे। अल बिरूनी की नज़र से। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं। अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, ख़ास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। चलो देखें कि अल बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यह डाक टिकट 1973 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। अब अल बिरूनी के बारे में बताया गया है कि 1000 साल से भी ज़्यादा पहले वो यहाँ पर आए। जब उन्होंने यहाँ की पानी की व्यवस्था देखी, पानी को जमा करने की, तो वो बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा कि हमारे देश में ऐसा नहीं होता। उन्होंने अपने देश में इस तरीके से पानी को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखी। ऊपर आपने पढ़ा कि तालाब कैसे आपस में जोड़े गए थे, कि एक तालाब भर गया तो दूसरे में चला गया पानी, दूसरा भर गया तो तीसरे में चला गया। ये सब उन जगहों, तालाब जो बनाए जाते थे वो उन जगहों पर बनाए जाते थे जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती थी। पानी को बहुत दूर दूर से लाना पड़ता था, और जिससे अगर पानी को बहुत दूर से लाना पड़े और उसको लाने में ही इतना समय निकल जाए तो वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आजकल तो हमारे पास आप देखेंगे कि घर में नल आते हैं, नल में पानी आप नल खोलेंगे तो उसमें से पानी निकल आएगा। लेकिन पहले क्या होता था, कुएं, तालाब, बावड़ियाँ, ये चीज़ें बनाई जाती थी हर जगह पर। आप जितनी भी पुरानी जगह देखेंगे वहाँ पर आपको कुएं, तालाब और बावड़ियाँ ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि पानी को इकट्ठा करके रखने के यही साधन होते थे। जब भी बारिश आती तो इनमें पानी भर जाता और वही पानी पीने के लिए या बाकी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था पूरे साल। तो इसमें लिखा है
कि जब उन्होंने यहाँ पर बने तालाबों को देखा और उस व्यवस्था को देखा कि किस तरीके से तालाब बनाए जाते थे और किस तरीके से उनके चारों तरफ इमारतें बनाई जाती थी उनका प्रयोग करने के लिए, उनका जलसों में या किसी और चीज़ में प्रयोग करने के लिए, तो वो उन्हें देखकर बहुत हैरान हुआ। और उसमें ये भी लिखा है कि आने जाने का रास्ता अलग अलग था। अब आप जब आगे जाएंगे तो एक चित्र देखेंगे जिसमें बहुत सारे आपको सीढ़ियाँ दिखाई देंगी एक तालाब में। अब देखिए, ऊपर से नीचे जाना है और बिल्कुल पतला सा रास्ता है, तो अगर उसमें धक्का मुक्की हो गई या आगे आमने सामने से आना जाना पड़ा तो बहुत मुश्किल होती है। तो कितने अच्छे से बनाया गया था कि एक रास्ता आने के लिए और एक रास्ता जाने के लिए, तो वहाँ पर कभी भी परेशानी नहीं होती थी। देखो और पता करो, अपने स्कूल के आसपास के इलाकों को देखो। क्या वहाँ कच्चा मैदान, पक्की सीमेंट से बनी सड़कें, नालियाँ आदि हैं? इलाका किस तरह का है, जैसे ढलान वाला, पथरीला या किसी तरह का? तुम्हें क्या लगता है बारिश का पानी बहकर कहाँ कहाँ जाता होगा, जैसे ज़मीन में, नालियों में, पाइपों में, गड्ढों में आदि? इसमें आपको कहा गया है बच्चों कि अपने आप जहाँ पर आपका स्कूल है उसके आसपास की जगह आप देखिए। क्या उसके आसपास कोई खुली जगह है, खुला मैदान है, या सड़कें हैं, या नालियाँ बनी हुई हैं? और वो इलाका किस तरह का है? वो कोई शहर में बना हुआ इलाका है या किसी गांव या शहर से बाहर अकेले में बना हुआ कोई जगह है जहाँ पर आपका स्कूल बनाया गया है? और उस इलाके को देखकर वहाँ पर जब बारिश का पानी आता है, बारिश होती है, तो उसका पानी कैसे वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है या वहाँ से बहकर कहीं चला जाता है, या वहाँ पर नालियों की व्यवस्था है तो नालियों से पानी जाता है, ये आपने देखना है। तो बताना है, जैसे ज़मीन में, नालियों में, पाइपों में, गड्ढों में इत्यादि। कई बार कोई भी व्यवस्था नहीं होती तो सड़कें भी टूट जाती हैं और बड़े बड़े गड्ढे भी बन जाते हैं जिनमें पानी इकट्ठा होता है और फिर बहुत परेशानी होती है वहाँ पर आने जाने वालों को। बूंद बूंद की कीमत। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। अब राजस्थान ऐसा इलाका है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि वहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है और क्योंकि वो सारा रेतीला इलाका है, रेगिस्तान भी उसको कहा जाता है, तो पानी वहाँ पर बहुत ही कम उपलब्ध होता है। तो वहाँ के लोग पानी को बचाते हैं, बूंद बूंद बचाते हैं, और जब जब भी बारिश होती है उसको इकट्ठा करने के लिए वो पहले से ही इंतज़ाम करके रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तालाब, कुएँ, बावड़ियाँ इत्यादि पहले बनवाए जाते थे, लेकिन बीच में इनकी तरफ लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया, तो ये सब या तो सूख गए या अब उनमें पानी नहीं है। जो भी कारण है, अब उनमें पानी इकट्ठा नहीं होता। बूंद की कीमत। जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। सोचो, ऐसे में भी यहाँ के ज़्यादातर गांवों में पानी की कमी क्यों नहीं थी। लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जो जानते थे। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते थे। यह एक सांझी सबकी ज़रूरत थी, इसलिए इंतज़ाम में भी सभी जुड़ते, चाहे व्यापारी हों या मजदूर। तालाब में से कुछ पानी ज़मीन सोख लेती और इस तरह ज़मीन से आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता। आसपास की ज़मीन भी नम और उपजाऊ हो जाती। घर घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतज़ाम होता था। सामने दिए चित्र में निशान लगाओ कि छत पर बरसने वाला पानी ज़मीन के नीचे बने टैंक में कैसे पहुंचेगा। यहाँ आपके सामने एक चित्र है जिसमें एक महिला दिखाई गई है जो छत पर है और वो अंदर बाल्टी डाल के पानी निकाल रही है, और उससे ऊपर मकान की छत पे जहाँ अगर बारिश का पानी आएगा, इकट्ठा होगा, तो वो एक पाइप के जरिए, एक पाइप से वो नीचे, पाइप ज़मीन के अंदर तक जाती दिखाई गई है। उस ज़मीन के अंदर से वहाँ पे एक पानी का टैंक बनाया गया है जहाँ पे पानी इकट्ठा होगा। तो बारिश का जो पानी छत पे आएगा वो एक पाइप के द्वारा उस टैंक में जाकर इकट्ठा होगा। ये आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी कैसे पहुँचा है, एक पाइप से। अब इसमें इन्होंने ये बताया है इस पाठ में कि जहाँ पर बारिश बहुत कम है, पानी का और कोई भी इंतज़ाम नहीं है,
तो भी क्या कारण था कि वहाँ पर पहले पानी की कमी नहीं होती थी? उसका कारण यही था कि लोग पानी को जोड़ कर रखना जानते थे, उसे कैसे सहेजना है, बारिश के पानी को कैसे इकट्ठा करना है, वो सब तरीके जानते थे और वही तरीके अपनाते थे और पानी की बूंद बूंद को जोड़ते थे, उसे व्यर्थ नहीं जाने देते थे, पानी फिजूल में नहीं बहने देते थे। अब एक बावड़ी का चित्र आपके सामने दिखाया गया है। अब देखिए ये कितनी ही सुंदर और कितनी ही तरीके से बनाई गई बावड़ी है। जो हमने पहले जिक्र किया था कि आने का रास्ता अलग और जाने का रास्ता अलग, इसमें हम वो चीज़ देख सकते हैं कि इसमें बावड़ी के चारों तरफ सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, ऊपर से नीचे तक आने का रास्ता बनाया गया है। तो ऐसी जगह पे अगर हम एक ही जगह आएंगे भी जाएंगे भी तो दुर्घटना हो सकती है। तो इसीलिए इस बावड़ी में अलग अलग आने जाने के रास्ते बनाए गए हैं और ऐसी ही जगह पर अलग अलग रास्ते बनाए भी जाते हैं। क्या कभी बावड़ी देखी है? इस चित्र को देखकर तुम अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि ये सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही हैं। पानी ऊपर से खींचने के बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। अब ज़्यादातर हमने देखा है कुएं किस प्रकार होते हैं कि कुएं के ऊपर एक रस्सी से डाल के पानी बाल्टी अंदर डाल के रस्सी के द्वारा निकाला जाता है, लेकिन इसमें ये किस प्रकार का कुआं है? ये एक बावड़ी है जिसमें हम नीचे तक खुद ही जा सकते हैं। पुराने ज़माने में लोग काफ़िले बनाकर लंबे सफ़र करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियाँ बनवाई गई थी। आजकल तो हमारे पास जाने के लिए कारें हैं, मोटर हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, हवाई जहाज़ हैं, समुद्री जहाज़ हैं, हम जा सकते हैं आराम से। लेकिन पहले क्या होता था, स्थान के जैसा स्थान होता था, जैसे यहाँ पे राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान में रेतीला इलाका है, उसे रेगिस्तान भी बोलते हैं, तो वहाँ पर ऊँट का प्रयोग किया जाता था। दूसरी जगह पे बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था आने जाने के लिए। तो पशुधन ही इस्तेमाल होता था पहले के ज़माने में। लोगों की रोज़ी रोटी का बहुत बड़ा साधन था पशुधन, यानी कि लोग गाय बैल पालते थे, अपने बैलों से अपने खेतों में भी काम लेते थे, बैलगाड़ी में कहीं आने जाने का काम भी लेते थे, घोड़ा होता था, तांगा होता था। तो ये सब चीज़ें हमारी ट्रांसपोर्ट की चीज़ें थी, उसमें काम आती थी। तो पहले लोग जब ऐसे सफ़र करते थे, अब तो हम पानी की बोतल साथ में लेके चलते हैं, हमारे पास पानी है, हम कहीं भी जाएंगे पानी की बोतल साथ में ले लेंगे, या ज़्यादातर हम जहाँ भी जाएंगे मार्केट में मिल ही जाएंगी पानी की बोतल। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, तो बहुत लंबे सफ़र होते थे। जब ऊँट से जाएंगे या बैलगाड़ी से जाएंगे तो छोटा रास्ता भी बहुत लंबा ही होता था। तो लोग क्या समझते थे कि बहुत दूर से आए हैं तो जगह पर जहाँ पर हो सके वहाँ पर लोगों के, मुसाफिरों के, यात्रियों के पानी के पीने का इंतज़ाम होना चाहिए, उसे बहुत अच्छा मानते थे। तो आज भी हमें देखने को मिल जाएगा कि कहीं सड़कों पर पुराने मटके रखे हुए, काफ़ी मटके रखे हुए होते हैं, एक ही जगह पे घड़े रखे होते हैं और एक आदमी वहाँ पर बैठा होता है पानी पिलाने के लिए, उसे क्या कहते हैं? प्याऊ। या फिर आप देखेंगे कि कहीं किसी ने पानी का पूरा कूलर रखा हुआ है, ठंडा पानी पीने के लिए कूलर लगा रखे हैं जगह जगह, वाटर कूलर। तो वहाँ से ठंडा पानी लोग अपने आप ही टैप चला के पी सकते हैं, नल चला के पी सकते हैं। तो ये सब इसलिए है कि जो भी यात्री हैं वो आराम से पानी पी सकें। अब आप ये बताइए, हमने इतनी चीज़ें पढ़ी कि जहाँ भी तालाब हैं वहीं कुएं हैं, तो कुएं में पानी कैसे भरता है, कुएं में पानी कहाँ से आता है? आप देखेंगे जब तालाब खोदा जाता है वहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा होता है, तो तालाब में क्या होता है, पानी इकट्ठा रहेगा एक जगह पे, वहाँ की ज़मीन हमेशा के लिए नम हो जाएगी। जो हम तालाब ऊपर से बाहर की तरफ देखते हैं, ज़मीन के अंदर जो हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता, उस तालाब के बाहर भी चारों तरफ भी वहाँ पर पानी होता है। तो हमेशा तालाब के पास ही कुएं बनाए जाते थे ताकि पानी खोदने में, जब हम कुआं खोदें तो उसमें पानी आराम से निकल जाए, क्योंकि वहाँ पर तालाब का पानी पहले से ही गया हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर तालाब नहीं है वहाँ कुएं नहीं बने हैं, लेकिन वो देख के कुएं खोदे जाते हैं, ये अंदाज़ा लगा के कि यहाँ पर पानी हो सकता है तो यहाँ पर एक कुआं खोदा जा सकता है। और बावड़ियाँ तो बनाई ही इसलिए जाती थी कि पानी इकट्ठा हो सके। कुछ बावड़ियाँ पक्की भी होती थी, कच्ची बावड़ियाँ तो जैसे होती हैं तालाब ही
होते हैं, बावड़ी पक्की बनाई जाती थी ताकि उसमें पानी इकट्ठा किया जा सके। क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी की किल्लत हुई है? अगर हुई है तो उसका कारण क्या था? अब आप फ्लैट्स में रहते हैं या घर में रहते हैं, गाँव में, शहर में, जहाँ भी रहते हैं, पानी अब सबके घर में आता है। हम नल खोलते हैं और हमें पीने का पानी मिल जाता है। हर चीज़ के लिए, नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, हर चीज़ के लिए हमें पानी नल खोलते ही मिल जाता है। तो ये कैसे होता है? क्योंकि हमारे पास जो जल बोर्ड है, जल बोर्ड का यही काम होता है कि वो पानी को सब जगह सप्लाई करता है, सब जगह भेजता है। तो इस वजह से हमें आसानी से पानी मिल जाता है। लेकिन फिर भी घर पे सबके पास नल है, फिर भी ऐसा तो होता ही है, जब भी, खासकर जब गर्मियाँ आती हैं तो कई बार पानी बहुत कम होता है या कम समय के लिए आता है, या हो सकता है एक आध दिन आता ही नहीं है, या फिर बिजली नहीं होती तब भी कोई प्रॉब्लम होती है। तो आपके यहाँ भी आप देखिए कि किस वजह से पानी की किल्लत हुई है, और हुई है तो उसका क्या कारण था। अपनी दादी, नानी या किसी और बड़े से बातचीत करो कि जब वे तुम्हारी उम्र की थी तब घर में पानी कहाँ से आता था, क्या तब और अब में कोई बदलाव हुआ है। अब ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। मैं अपनी ही बात बताती हूँ कि जब हम छोटे थे तो हमारे घर में नल से ही पानी आता था। और नल से कैसे आता था? क्योंकि ज़मीन में ही, ज़मीन से खोद के पानी निकाला जाता था, उस पर एक मोटर लगा दी जाती थी और जिसे हम ट्यूबवेल बोलते हैं, और उससे पानी आता था। लेकिन जब हम अपने दादाजी से बात करते थे, अपनी दादी से बात करते थे, तो उस टाइम पे कुएं से पानी भर भर के घरों में लाया जाता था। कुएं होते थे ना, हर गांव में कुआं होता था पीने के पानी के लिए, तो वहाँ से पानी भर के लाया जाता था। और नहाने के लिए वहाँ पे तालाब होते थे, और किसी किसी गांव में नहर और नदी भी होती थी। कोई गांव नदी के किनारे बसे होते हैं। जहाँ पर नदियाँ नहीं होती तो सिंचाई के लिए सरकार ने नहरें बनवा रखी हैं। नहर क्या काम करती हैं? नदियों से जोड़कर जो रास्ता बनाया जाता है जिसमें नदी का पानी आकर गांव शहरों तक पहुंचता है, खेतों तक पहुंचता है, उसे नहर बोलते हैं। तो यही साधन थे। तो तब और अब में क्या बदलाव हुआ? बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। पहले पानी लेने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था, अब पानी घर में ही आ जाता है। मुसाफिरों के लिए पानी का किस किस तरह का इंतज़ाम होता था, जैसे प्याऊ, मशक या कुछ और। आजकल सफ़र में लोग क्या करते हैं? अभी हमने इस बात पे चर्चा की थी कि पहले जब लोग इधर से उधर आते जाते थे तो बहुत ज़्यादा समय लगता था और पानी के इंतज़ाम बहुत ज़्यादा नहीं होते थे। तो मुसाफिरों के लिए जगह जगह पर जो धनी लोग होते थे वो प्याऊ लगवाते थे। और मशक के बारे में अगर कभी आपने सुना हो तो एक चमड़े का थैला सा होता है जिसमें पानी भर के पिलाया जाता है, या कुछ और, या कोई और भी साधन होते होंगे पानी पिलाने के मुसाफिरों के लिए। और सफ़र के लिए आजकल भी हमने बात की, आजकल तो हम सफ़र में पानी की बोतल लेके चलते हैं, है ना, बोतल साथ में भर के रख लेंगे, या फिर हमें रास्ते में कहीं से पानी मिल ही जाएगा। पानी से जुड़े रिवाज। अब हम रिवाजों की भी बातें करते हैं, क्योंकि हमारे देश में, क्योंकि बहुत तरीके के लोग हैं, बहुत तरीके के प्रांत हैं, बहुत तरीके के लोग अपनी अपनी तरीके से अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं, तो सबके अपने अपने रिवाज हैं, रीति रिवाज हैं। रीति रिवाज क्या होते हैं? जो भी हम रहन सहन में जो चीज़ें अपनाते हैं या रहने सहने का तरीका जिसके हिसाब से करते हैं उसे रीति रिवाज कहते हैं। तो आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की ज़रूरत पूरी होती है। उत्तराखंड के ये फ़ोटो देखो। अब ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं इसमें एक औरत पूजा कर रही है। आपको सामने एक पत्थर, चट्टान दिखाई दे रही है, उसके ऊपर और बड़े बड़े पत्थर हैं और वहाँ से पानी निकल रहा है। तो ये उत्तराखंड की फ़ोटो है जो कि पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ के रिवाज जो हमारे मैदानी इलाके हैं वहाँ के रिवाजों से अलग ही मिलेंगे। उत्तराखंड के ये फ़ोटो देखो, पानी से जुड़े हैं कई रिवाज, त्यौहार और जश्न। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। जब भी वहाँ पर, जैसे बहुत सारे तालाब सूख भी गए हैं, लेकिन जब कोई तालाब भर जाता है तो उस समय भी वहाँ पे एक उत्सव सा ही मनाया जाता है और वहाँ पे मेला लगाकर मेले का माहौल हो जाता है, क्योंकि लोग जब खुशी में इकट्ठा होते हैं तो अपने आप ही मेला बन गया। यह उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है। अब जब भी लड़की की शादी होती है तो वो अपने ससुराल जाती है, उसके लिए नई जगह होती है, तो ये भी शादी करके नए गांव में आई है।
वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। वो सिर झुकाती है मतलब ये उनकी पूजा की जगह है। जहाँ से भी पानी मिलता है, जो भी पानी के मिलने का स्थान है, पानी का स्रोत है, जो भी पानी की ज़रूरत पूरी करता है, उस स्रोत की वहाँ पर पूजा की जाती है। तो इसीलिए वो वहाँ पर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मज़ेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर में ही किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही तो ज़िंदगी जुड़ी है ना। लेकिन अब तो क्योंकि घर घर में नल है, नल से ही पानी आता है, तो अब इस रिवाज को कैसे कर दिया कि किसी झरने पर या किसी ऐसी जगह पर जाकर जो पानी का स्रोत है वहाँ जाकर पूजा करने के बजाय घर में ही नल पर जाकर पूजा करते हैं, क्योंकि पानी को अभी भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ समझा जाता है। ये तो हम सब जानते हैं कि पानी के बिना जीवन ही नहीं है, सबकी ज़िंदगी पानी से ही जुड़ी है। क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? यहाँ देखो, इस सुंदर कुंडों वाले तांबे के बर्तन में पानी भरा जा रहा है। दूसरे चित्र में चमकदार पीला पीतल का घड़ा है। पानी भरने की जगह पर सुंदर मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। क्या तुमने कभी पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत बनी देखी है? कहाँ? अच्छा, इस पे आप दो चित्र देख रहे हैं। एक चित्र में तांबे का घड़ा है और एक चित्र में पीतल का। अलग अलग घड़े हैं, एक तांबे का बना हुआ और एक पीतल का बना हुआ। और ये इसके ऊपर जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ भी आप देखेंगे कि मूर्ति बनी हुई है, उस मूर्ति के मुंह से पानी निकल रहा है। तो इस तरीके से क्या आपने भी अपने जीवन में अपने आसपास कहीं घूमने गए हैं, किसी तीर्थ स्थान पर या किसी और जगह पे आपने ऐसा कुछ देखा है, ऐसी इमारत बनी देखी है पानी की जगह पर? तो इसका तो बहुत एक अच्छा उदाहरण हो सकता है कि पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत बनी देखना। अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, जिसे हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, या वहाँ पे दुर्गाना मंदिर है, या इस तरीके से और भी बहुत जगह पे आपको ऐसे मंदिर मिलेंगे जहाँ पर पानी का तालाब ज़रूर होता है, या ऐसी जगह पर जहाँ पानी का तालाब होता है वहाँ पर मंदिर बना दिए जाते हैं। ये भी हो सकता है। राजस्थान में पुष्कर है, वहाँ पर भी पानी है, उस पर स्नान किया जाता है। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है, तो वहाँ पर तो आसपास बहुत ही ज़्यादा मंदिर हैं। तो इस तरीके के बहुत से उदाहरण हमारे सामने मिलेंगे, जिनमें से ज़्यादातर हम मंदिर और गुरुद्वारों में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। पता करो, क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब, कुआं या बावड़ी बनी है? उसे देखने जाओ और पता भी करो। अगर आपके स्कूल के आसपास कोई भी तालाब है या कुआं है या बावड़ी है, तो आप उसे देखने जाइए और पता कीजिए कि वो कहाँ पर है और कब बनाई गई और किसने क्यों बनाई। लेकिन बच्चों, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम पानी के पास जाते हैं, चाहे वो तालाब है, कुआं है, नदी है, बावड़ी है, या जो भी जगह है पानी के लिए, या छोटी सी टंकी भी है, तो उसके आसपास हमें बहुत सावधानी से जाना चाहिए। क्योंकि बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सावधानी नहीं बरतते, खेल कूद में या शरारत करते हुए वो कई बार अंदर गिर सकते हैं। तो हमेशा दूर से रहकर ही ऐसी चीज़ों को देखिए, या किसी बड़े को साथ ले जाकर तब देखिए, अकेले मत जाइए। और ऐसी जगह पर जाकर कभी शरारत नहीं करें जिससे किसी को कोई नुकसान हो। अब आप जाकर ये पता कीजिए कि यह कितना पुराना है, किसने बनवाया होगा, इसके आसपास किस तरह की इमारत बनी है, पानी साफ है या नहीं, क्या इसकी सफाई होती है, यहाँ से कौन कौन पानी भरते हैं, क्या कभी यहाँ कोई त्यौहार मनाया जाता है, पानी कहीं सूख तो नहीं गया। तो आपने अपने स्कूल के आसपास या घर के आसपास कोई तालाब, कुआं या बावड़ी है, तो यही पता करना है क्या अभी भी वहाँ से पानी निकालने का काम होता है, लोग पानी भर के ले जाते हैं पीने के लिए, या यहाँ पर कोई त्यौहार मनाया जाता है, या फिर वो पानी सूख ही चुका है या बहुत गंदा हो चुका है। तो इस बारे में आप पता कीजिए जाके। ज़रा सोचो, 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। ये तो इंसान की फितरत है कि जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तब ज़रूर ज़ोर शोर से उसके लिए काम शुरू होता है, और जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है या कभी कभी पड़ती है, लगता है काम चल गया, तो फिर उसकी तरफ से ध्यान देना बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही उदाहरण है कि जब 1986 में जोधपुर और उसके आसपास के इलाकों में सूखा पड़ा, तो वहाँ पर जितनी भी बावड़ियाँ जो सूख चुकी थी,
जिनकी तरफ लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया था, या साफ़ सफाई नहीं होती थी, या उसको गंदगी का ढेर बना दिया गया था, तो वहाँ पर लोगों ने क्या किया, उस बावड़ी में से 200 ट्रक भर के कूड़ा निकाला उसे साफ़ करने के लिए। आप सोच सकते हैं 200 ट्रक कूड़ा कितना ज़्यादा रहा होगा, कितना टाइम लगा होगा वहाँ पर कूड़ा, कितने टाइम से इकट्ठा किया जा रहा होगा वहाँ पर कूड़ा। एक अच्छी भली बावड़ी को कूड़े का ढेर बना दिया। तो जब वहाँ पे सफाई की, वहाँ पे फिर से पानी इकट्ठा हुआ, तो फिर से उसने प्यासे शहर को पानी पिलाया। और इस काम के लिए जो भी सोर्सेज थे, जो भी खर्चा हुआ, उसे भी वहाँ पर रहने वाले लोगों ने ही दिया। तो जब अच्छी बारिश हुई तो पानी की परेशानी कम हो गई, क्योंकि बावड़ी में फिर से पानी भर गया। और अब फिर से, क्योंकि अब मुझे लगता है कि वहाँ पे पानी की ज़रूरत शायद अब पूरी हो गई है, या उनको बावड़ी की तरफ नहीं देखना पड़ता, तो उस बावड़ी को फिर से भुला दिया। हो सकता है अब फिर से वहाँ पे कूड़ा डालना शुरू कर दिया हो। चर्चा करो। पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती है कि लगभग 15-20 साल पहले तक उनमें पानी था। क्या कुएं सूखने की कुछ वजह ये हो सकती है? चर्चा करो। अब पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं, तो उनकी दादी ने उसे बताया कि इन कुओं में 15-20 साल पहले तक पानी था, लेकिन अब वो सूख चुके हैं। तो इसका क्या कारण है? आप आपस में बातें कीजिए कि कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि हम अपने घर में कैसे पानी निकालते थे। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था, अब नहीं रहे। पहले तालाब बनाए जाते थे जहाँ हमेशा बारिश का पानी इकट्ठा होता था, लेकिन अब क्या हुआ है, तालाब भर दिए गए हैं, वहाँ पर लोगों ने मकान बना लिए हैं या कुछ और कॉलोनियाँ बन गई हैं, तो वो जगहें पक्की कर दी गई हैं। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। जहाँ पर पेड़ होते थे उन्हें भी काट के सड़कें बना दी, या जहाँ पार्क होते थे वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन कर दी गई है, सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। क्या तुम कोई और वजह भी सुझा सकते हो? कोई और वजह यही हो सकती है कि जो पानी को इकट्ठा करने की जगह थी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, तो उनको या पक्का कर दिया गया, उन पर कोई बिल्डिंग्स बना दी गई, या किसी और कारण से वहाँ पे पानी इकट्ठा होना बंद हो गया, तो वहाँ पर वो तालाब और कुएं सूख गए। हाल की बात। आज लोग पानी का इंतज़ाम किस किस तरह से करते हैं? चित्र पृष्ठ 57 को देखकर चर्चा करो। तुम्हारे यहाँ जिस तरह पानी आता है उस पर सही का निशान लगाओ। अगर किसी अलग तरीके से आता है तो अलग से कॉपी में लिखें। तो पानी का इंतज़ाम आज किस किस तरह से लोग करते हैं? अब जिनके घर में नल से पानी आता है, जल बोर्ड से सप्लाई आती है, उनके घर में तो पानी की दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जाएंगे, जब हरियाणा के ही किसी गांव में जाएंगे, आप राजस्थान की तरफ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि नल में पानी नहीं आता, या कई घरों में नल है ही नहीं, नल पहुँचे ही नहीं हैं। और नल अगर लगवा दिए गए हैं, पाइप लगवा दी गई हैं, तो पानी नहीं आता। तो वहाँ पर टैंकर से पानी लेके जाते हैं। टैंकर से पानी बाहर से खरीद के मंगवाया जाता है और वहाँ के लोग उस टैंकर से पानी लेते हैं। इस तरीके से ज़रूरतें पूरी की जाती हैं। राजस्थान में जैसे वनस्थली जगह है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी ऐसे ही पानी टैंकरों से लाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ना तो ज़मीन के नीचे पानी है, तो और आसपास भी पानी की सप्लाई नहीं है, तो हमेशा टैंकरों से पानी ला के ही वहाँ पे भरा जाता है और उसी से ऊपर टंकियों में चढ़ाया जाता है, वही पानी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने लिखना है कि आपके घर में किस तरह से पानी आता है। नीचे कुछ आपके पास पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पर आपने निशान लगाना है। और अगर किसी इन जो नीचे आपको दिए गए हैं, चित्र में बताया गया है इस तरीके से आता है, उससे अलग किसी तरीके से आता है, तो आप उसके बारे में अपनी कॉपी में लिखिए। हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर आता है। पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज़ झगड़े होते हैं। एक तो ये है पानी आने का तरीका। दूसरा है, हम कुएं से पानी भरते हैं, पास के कुएं 1 साल पहले सूख गए, अब काफ़ी दूर चलकर जाना पड़ता है। कई कुओं पर तो जात के नाम पर भी पानी लेने भी नहीं देते हैं। ये भी है कि कुएं पर पानी लेने जाते थे, लेकिन जात पात बहुत ज़्यादा थी और अभी भी है, तो कई लोगों को पानी लेना अलाउड ही नहीं है। उनको पानी लेने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो छोटी जाति के माने जाते हैं और बड़ी जाति वाले उनको पानी वहाँ पर लेने नहीं देते। मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है। हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भरकर रखते हैं। अब जब भी वाटर सप्लाई आती है तो क्या करते हैं, मोटर चला के पानी को टंकी में भरा जाता है, या
किसी भी तरीके से अगर मोटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो भी पानी भरा जाता है और उसी को सारे दिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर एक दिन भी पानी ना आए तो पानी ख़त्म हो जाता है। हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है। तो नल में पानी कहाँ से आता है? जब ऊपर टंकी में पानी होगा तभी तो नल में पानी आएगा। या फिर कुछ ऐसी जगह पे हैं जहाँ साथ में ही पानी की, सरकार की पानी की बड़ी बड़ी टंकियाँ हैं, तो वहाँ पर मोटर लगाने की या टंकी की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पर सीधा अपने आप ही हमेशा पानी आता ही रहता है। मेरे यहाँ हैंडपम्प लगा है, लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा है। पीने के लिए तो पानी खरीदना ही पड़ता है। अब कुछ लोगों के घर में हैंडपम्प है, उससे पानी निकालते हैं, लेकिन हैंडपम्प का पानी के जो नीचे जो ज़मीन है वहाँ का पानी खारा हो चुका है, तो वो पानी पीने में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो उसके लिए पानी खरीद के ही लाना पड़ता है। हमने जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप लगवाया है, कोई परेशानी नहीं है। अब ये देखिए, इन महाशय जी ने तो पाइप में ही पंप लगवा दिया, तो इनको कोई परेशानी कैसे होगी? सारा पानी अपने आप ही खींच लेंगे। हमारे घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है, लेकिन बिजली ही नहीं होती तो क्या करें? अब बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है लेकिन बिजली नहीं है, तो पानी खींचेगी कैसे मोटर? हम नहर से ही पानी भरते हैं। एक ये है जहाँ पर वाटर सप्लाई नहीं है तो ये नहर से पानी भर के लाते हैं। तो ये तरीके इन्होंने दिखाए गए हैं कि घरों में इन इन तरीक़ों से पानी आता है। आपके घर में इन तरीक़ों से अलग किसी और तरीके से पानी आता है तो उसके बारे में आप लिखिए। अब क्योंकि सब जगह पानी बड़े आराम से मिल जाए ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। आज भी चाहे हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, इंटरनेट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप देखिए कुछ जगह तो पानी आता ही नहीं है। कुछ जगह पानी बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है। आज भी लोग बहुत दूर जाकर कुओं से पानी भर के लाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सबको बहुत आसानी से पानी मिल जाए। और आप ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पानी की कमी है तो आप वहाँ पर देखिए, ज़रूर देखिए कि लोग किस तरीके से पानी लाते हैं, वो कितने परेशानियों से गुज़रते हैं उस पानी को लाने के लिए। और जात पात का मुद्दा जिसके बारे में अभी बात की कि जहाँ पर कुएं हैं वहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों को पानी पीने की इजाज़त ना हो। अब आपने चर्चा करनी है, जिंदगी का हक तो सभी का है, फिर जीने के लिए या पीने भर के लिए पानी मिल जाए, क्या यह हक हर एक को मिल रहा है? ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को तो खरीद कर ही पानी पीना पड़ता है? पृथ्वी पर तो पानी सभी का है, साझा है। कुछ लोग गहरा बोरिंग करके ज़मीन के नीचे से ज़्यादा पानी खींच लेते हैं। यह कहाँ तक सही है? क्या तुमने ऐसा कहीं देखा है? कुछ लोगों को जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप क्यों लगाना पड़ रहा होगा? इससे दूसरे लोगों को क्या परेशानी हो रही होगी? क्या तुम्हारा ऐसा कुछ अनुभव है? अभी आपने एक चित्र में देखा ना कि टुल्लू पंप पे ही जल बोर्ड के पाइप में ही टुल्लू पंप लगाया हुआ था, तो सारा पानी वो आराम से खींच सकते हैं। जब एक ही घर में सारा पानी एक पंप खींच रहा है, बहुत शक्तिशाली पंप खींच रहा है, तो फिर दूसरे घरों में पानी कम जाएगा या किसी में जाएगा ही नहीं, तो औरों को परेशानी होगी ही होगी। तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन पानी तो सबकी ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी एक की ज़रूरत है या सिर्फ अमीरों की है या सिर्फ गरीबों की है या जात पात को देखकर ज़रूरत है। ये तो जैसे इंसानों की है वैसी पशु पक्षियों की भी है, वैसे जीव जंतुओं की भी है। तो ये तो सबकी ज़रूरत है। और पृथ्वी पर जो पानी है वो भी सभी का है। तो ऐसे में हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हम अपनी सुविधा के लिए किसी दूसरे को परेशानी में डालें कि हमें तो पानी बहुत सारा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन दूसरे को पानी मिल ही नहीं रहा हमारी वजह से। अब आपके सामने एक चित्र है, उसमें पानी का बिल दिखाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से ये है और उसके नीचे लिखा हुआ है दिल्ली सरकार, और ये पानी का बिल है। तो इस पानी के बिल को आप ध्यान से देखिए और ये देखिए कि ये बिल कौन से दफ्तर से आया है। तो दफ्तर कौन सा है? ऊपर लिखा हुआ है दिल्ली जल बोर्ड। तुम्हारे यहाँ अगर बिल आता है तो कहाँ से आता है? अब सभी लोग दिल्ली में नहीं रहते, तो जो भी जहाँ पर रहता है वो देखिए कि उसका बिल कहाँ से आ रहा है। इस बिल में दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों लिखा होता है? क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अधीन है, तो इसलिए वही लिखा मिलेगा। अब हरियाणा जल बोर्ड के नीचे हरियाणा सरकार लिखा मिलेगा। बिल किसके नाम से है? कितने महीनों के कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? तो इस बिल के ऊपर नाम भी लिखा है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये नाम लिखा है मोहम्मद उमर एंड डॉक्टर मोहम्मद शोएब।
तो आपके घर में भी जो बिल आता है वो आपके बड़ों में आपके पापा के नाम से आता होगा या दादाजी के नाम से आता होगा। तो आपने देखना है बिल किसके नाम से आता है और किस दफ्तर से आता है और उसके नीचे कौन सी सरकार का नाम लिखा है। अब आप इसमें देखिए कि कितने महीनों के कितने पैसे देने पड़ रहे हैं। आप बिल देखिए, ये बिल में समय लिखा है 2 महीने, वहाँ 2 महीने का ये बिल है। क्या तुम्हारे यहाँ पानी के पैसे चुकाने पड़ते हैं? क्या तुम्हारे यहाँ अलग अलग इलाकों में पानी का रेट अलग अलग है? बड़ों से पता करो। तो ये बातें आप अपने बड़ों से, अपने पापा से पूछ के रखिए, पता कीजिए कि क्या पानी का रेट अलग अलग जगह पे अलग अलग है और पानी के क्या पैसे देने पड़ते हैं। अब बिल है तो पैसे देने ही पड़ रहे हैं, सीधी सी बात है। यह मुमकिन है। आज कई संस्थाएं पानी के इंतज़ाम में लगी हैं। वे लोग बुज़ुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतज़ाम किस तरह का था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। चलो देखें कि तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की। अब क्योंकि पानी की किल्लत तो आज भी बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी जगहों में है। आप देखेंगे, अगर आप समाचार पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बेंगलोर और महाराष्ट्र ये ऐसे स्टेट हैं, ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो पीने के पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो पानी के इंतज़ाम में लगी हैं कि दोबारा पानी की दिक्कत ना हो, पानी की किल्लत ख़त्म हो जाए, तो इस तरीके के इंतज़ाम करती हैं। जैसे पहले तालाब कुएं बावड़ियाँ बनाए जाते थे पानी को इकट्ठा करने के लिए, आज भी ये संस्थाएं कुछ इसी तरीके के इंतज़ाम करती हैं जो पानी को व्यर्थ ना जाने दें, उनको बचा कर रखें। तो ये काम कैसे करते हैं? अपने बड़ों से बातें करते हैं कि उनके ज़माने में पानी को कैसे इकट्ठा करके रखा जाता था पूरे साल के लिए। तो ये संस्थाएं उसी तरीके से काम कर रही हैं। अब एक संस्था है तरुण भारत संघ। ये तरुण भारत संघ ने एक दड़की माई है, उनकी मदद कैसे की ये पढ़ते हैं। एक चित्र है, उसमें एक औरत को दिखाया गया है। इनका नाम है दड़की माई। तो ये हैं दड़की माई। राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती हैं। इस गांव की औरतों को पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी है। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। तो ये देखिए, दड़की माई जो है घर के कामकाज में लगी रहती थी और कामकाज बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि जानवरों के लिए पानी लाना ही बहुत बड़ा काम होता था। तो कई बार कुओं से पानी खींचने में पूरी पूरी रात लग जाती थी। तो इस तरीके से पानी का इंतज़ाम करना पड़ा क्योंकि गर्मियों में कुएं भी सूख जाते थे। तो इस संस्था ने मिलकर, इस संस्था के साथ दड़की माई ने पहल की मिलकर, तो दड़की माई की मदद की संस्था ने और एक तालाब बनाया। तो तालाब क्या काम करता है? तालाब में बारिश का पानी इकट्ठा होता है और उसी पानी से फिर ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो जानवरों का चारा पानी था, उसकी परेशानी कम हुई तो जानवरों का दूध भी बढ़ गया। अब वो दूध बेचने लगे, उससे उनकी कमाई भी होने लगी। तो अब दूध का मावा भी बनाकर बेचा जाता है। पहले जानवरों को पीने का पानी बहुत कम मिलता था तो वो इतना दूध नहीं दे पाते थे। तुमने इस तरह की क्या कोई खबर पढ़ी है? लोगों ने मिलकर पानी की परेशानी को कैसे दूर किया? क्या किसी पुराने तालाब या बावड़ी को फिर ठीक करके इस्तेमाल किया? क्या आपने ऐसी कोई खबर पढ़ी है या सुना है अपने बड़ों से कि उस जगह पर लोगों ने तालाब या बावड़ी बनाई अपने आप खुद ही इकट्ठे होकर और वहाँ पर पानी की परेशानी को कैसे ठीक किया? इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि एक दशरथ मान जी नाम के एक आदमी ने पहाड़ काट कर, अकेले पहाड़ काट कर एक रास्ता बनाया जिससे नदी का पानी उनके गांव की तरफ आया। एक बहुत बड़ी बात थी कि एक अकेले इंसान ने अपने गांव की ज़रूरत समझी और उस ज़रूरत को समझकर उन्होंने अकेले ही ये प्रयास किया और वहाँ पर रास्ता बनाकर पानी लेकर आए। तो ऐसी कोई खबर क्या आपने सुनी है? हम क्या समझे? पोस्टर बनाओ, पृथ्वी पर पानी सभी का है, साझा है। कुछ और ऐसे ही नारे सोचो और साथ ही चित्र भी बनाकर अपना एक सुंदर पोस्टर बनाओ। तो आपने बच्चों अपनी कल्पना करके, अब जैसी भी आपको समझ आता है कि पानी कैसे पृथ्वी पर, तो पानी सबका है, आप इस विचार को कैसे एक पोस्टर पर छापेंगे, कैसे चित्र बनाएंगे इसका। एक पानी का बिल लाओ, उसे देखकर बताओ। आपके घर में पानी का बिल होगा तो उसे देखकर आपने बताना है यह बिल किस तारीख से किस तारीख तक का है,
यानी कि कितने समय तक का ये बिल है। इस बिल के लिए कितने पैसे भरने पड़ेंगे। मान लीजिए ऊपर जो चित्र है उसमें 2 महीने का दिखाया है, तो 2 महीने के लिए कितने पैसे भरने पड़े। इनके अलावा बिल में और क्या क्या देख पा रहे हो, जैसे मरम्मत, टूट फूट आदि पर हुआ खर्च। तो आपने बिल में ध्यान से देखना है कि इसमें किस किस प्रकार के खर्च के लिए पैसे मांगे गए हैं। तो बच्चों, आज हमने ये पढ़ा बूंद बूंद दरिया दरिया। बहुत ही जानकारी भरा ये पाठ था और मुझे उम्मीद है कि ये पाठ पढ़कर आप सब पानी की कीमत समझेंगे, उसे व्यर्थ नहीं बहाएंगे नल खोलकर, और जब भी आप पानी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ध्यान से करेंगे, बिना उसे व्यर्थ गंवाए। तो क्योंकि बूंद बूंद से ही दरिया बनता है ना। अगर बूंद ही नहीं होगी तो दरिया कहाँ से बनेगा। तो हर चीज़ के लिए पहले छोटा प्रयास होगा, फिर वही छोटी चीज़ बढ़ बढ़ के बड़ी होती जाती है। तो बूंद बूंद से सागर भरता, सुना है ना आपने। तो बहुत ही अच्छा पाठ हमने पढ़ा, बूंद बूंद दरिया दरिया। अब आप भी अपने घरों में पानी का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करें, और जो पानी को वेस्ट करता है उसे भी आप समझाएं कि पानी कितना कीमती है। तो फिर एक और नए चैप्टर के साथ, एक और नए पाठ के साथ आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय। बूंद बूंद की कीमत।